नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। इजरायली वायुसेना ने ईरान में भारी तबाही मचाई है। ईरान के 40 ठिकानों को हवाई नेतन्याहू की सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी। इधर तेहरान में रात भर कई धमाके हुए क्योंकि इजरायली जंगी जहाजों ने नए हमले शुरू कर दिए। संघर्ष के एक हफ्ते से भी कम वक्त में उन्होंने ईरानी राजधानी पर लगभग पूरी तरह से हवाई स्पेस पर कब्जा कर लिया है। ईरान में सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं और कम्युनिकेशन भी ठप हो चुका है। तेहरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान इस जंग में कब तक ठहर पाएगा। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तो सवाल यही उठ रहा है कि ईरान इस जंग में कब तक ठहरेगा। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं है। ये लड़ाई दरअसल ईरान के साथ साथ अरब हो, तुर्क हो, या फिर इजराइल हो, या फिर अमेरिका हो, ये एक अलग किस्म की वर्चस्व की लड़ाई है। ईरान की जनता के साथ कोई नहीं लड़ रहा। वहां की समस्या वहां की रिजीम है, वहां की रिजीम है। ईरान की पूरी पहचान अलग है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। एंड डू यू नो व्हाई? क्योंकि ये जो जिसे हम आज ईरान कह रहे हैं जी, ये सब इसका अपना एक इतिहास है। और जब जब वहां पे इस्लाम का वर्चस्व हुआ, ईरान तबाह और बर्बाद हुआ। जी, इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। यह बात और है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। इस्लामिक रूल के बियॉन्ड लोगों को कुछ बात बताई ही नहीं जाती। कितने लोग जानते हैं कि ये पर्शियन अंपायर के नाम से मशहूर था, इराक, ईरान, और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वो अंपायर हुआ करता था। सीरिया से लेकर के इधर बुखारा तक, मतलब आप समझिए कि किर्गिस्तान, चाइना बॉर्डर तक इतना बड़ा ये एम्पायर हुआ करता था। और रोमन्स जो है डरते थे इनसे। अचानक से क्रम्बल कर गया। क्यों क्रम्बल किया उस वक्त? तो ये 645 के आसपास पूरी तरीके से ये पर्शियन एम्पायर, ये पर्शियन लैंग्वेज बोलने वाले, जोरास्ट्रियनिज्म का रिलीजन था इन लोगों का जी, बड़े लड़ाके और कल्चरली बहुत ही ज्यादा ऊपर। और इसलिए देखिए कि जहां जहां ये पर्शियंस, ये फारसी बोलने वाले लोग हैं। इस्लाम जहां गया वहां अरबिक बोलने वाले लोग। तुर्किश जहां जहां गए वो तुर्की लैंग्वेज बोलने वाले, वो अलग था, वो बाइजेंटाइन एम्पायर था। लेकिन वो एक कैलिफ हुए, उमर, तीसरे कैलिफ, या दूसरे मान लीजिए मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर के बाद उमर। उन्होंने इस पूरे अंपायर को खत्म किया और वहां इस्लाम आया। तो जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अंपायर ये पर्शियन अंपायर हुआ करता था, इस्लाम ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो एक तो वो इतिहास है उसका, और इस तरीके से कत्लो गारत हुआ, भागे वहां से लोग, और जो वहां बच गए वो कन्वर्ट कर गए इस्लाम में। अब फिर वो, चूंकि कोई भी समाज जो होता है, जैसे कैसे हिंदुस्तान में आए, वो अरब आए तो सारे लोग आए, गुलाम बनाया हजारों साल। लेकिन अगर आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, आपका इतिहास
उसमें दम होता है तो आप चीज़ों को बदलने नहीं देते हैं। पॉलिटिकल रूल जिसका भी रहे, लेकिन उस समाज के अंदर वो रेजिलियंस होता है कि आने वाले कल्चर को, रिलीजन को, उसको ही आप तब्दील कर दें। तो इसीलिए ये अरबिक कल्चर से, ये जो इस्लाम का उत्थान तो अरब में हुआ, ये तो अलग अलग अंपायर्स की तरह, वो आप रिलीजियस टर्म में अगर कहें तो वो आप कैलिफेट कहिए तो खलीफा कहिए, लेकिन थे सब वो राजा ही थे, मिलिट्री ही थी। लेकिन आप दुनिया भर में, आप अफ्रीका में घुस गए, अरबिक लेकर के चले आए, इधर उधर सब जगह कर लिया, लेकिन पर्शियन कल्चर को आप बदल नहीं सके। तो वो एक दौर था। ये कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि देयर इज अ डीप कंट्राडिक्शन। ये इस्लामिक उम्मा, इस्लामिक वर्ल्ड और ये और वो नहीं। अब ये 3 अलग अलग सेंटर हैं अलग अलग कल्चर का। एक अरबिक नेशनलिज्म पे है, एक पर्शियन नेशनलिज्म पे है, एक टर्किश नेशनलिज्म पे है। तो ये जो है, ये आप समझ रहे, ये 57 देशों में ज्यादातर लोग ईरान के समर्थन में नहीं है जी। उसका कारण क्या है? यही कारण है कि हिस्टोरिकली डीप डाउन एक बवाल चल रहा है, और इन सब के बीच जेरूसलम, इजराइल, वो तो प्री इस्लाम से है। कुरान में फिलिस्तीन शब्द नहीं है, हदीस में कोई फिलिस्तीन शब्द नहीं है, कोई जानता नहीं। ये पागल लोग हैं यहां पे बैठे हुए, फ्रॉम द माउंटेन टू द सी, है ना, वो नहीं है, इजराइल के बारे में है। तो ये जो है, ये एंशिएंट चीजें जो है, वो ईरान के ऊपर, इस वॉर के ऊपर उसकी परछाई साफ साफ नजर आ रही है। इसलिए जॉर्डन ने इजराइल को कहा, तुम मेरे एयर स्पेस को इस्तेमाल करो, जाके ईरान को मारो। लेकिन ईरान को कहा कि नहीं, तुम इधर नहीं जाओगे, जॉर्डन इज ए मुस्लिम कंट्री। राइट। ठीक, ये कहा, ये सारी चीजें, ये इन सब चीजों को समझना जरूरी है। और अभी जो ईरान में जो हो रहा है, जो इसलिए मैंने कहा कि इस्लाम की वजह से, ये 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, ईरान फिर से वो ऊपर उठ रहा था। तेहरान को लोग कहते थे पेरिस ऑफ द ईस्ट, वो फिर खड़ा हो गया, क्योंकि वो हर समाज की संस्कृति, उसका जो रूट होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीजों को वो आप दबा करके रखोगे, बाद में जो है, जैसे हिंदुस्तान का सिस्टम है, हिंदुस्तान में जो है वो उसका एलिमेंट जो है वो हिंदुत्व है। पूरी दुनिया में इस्लाम गया, लेकिन इस्लाम का इंडियनाइजेशन हो गया कि यहां मुसलमानों में भी जाति हो गई, शादी वादी करने का तरीका सब कुछ, वो कोई अरब वाला थोड़ी है। तो ये क्या हुआ, जो हाई कल्चर होता है, वो जो एलिमेंट्री कल्चर होता है, जो बैकवर्ड कल्चर होता है, उसको अपने में समाहित कर लेता है, पॉलिटिकल पावर किसी का भी रहे। तो इसलिए हिंदुस्तान में देखे, मुसलमानों में ना जातियां, ममता बनर्जी निकाल रही है भाई, ओबीसी कितने हैं, ये कितने हैं, दलित मुसलमानों को जो है रिजर्वेशन दो, है ना। इस्लाम में है क्या दलित वलित? नहीं है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि ये जो लड़ाई जो चल रही है, ये सिर्फ उसकी नहीं है। ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ये इस्लामिक कंट्री, और ये मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो है, जिनको मालूम बनी, मैप में थमा दो कि भाई ईरान कहां है, ग्लोब में मैप नहीं दिखा पाएंगे, और फेसबुक पे लिखे जा रहे हैं भाई ईरान जो है, ईरान ने बदला ले लिया, वो इतने खुश हो रहे हैं सब लोग। ये लड़ाई बहुत पुरानी, और बहुत, वो ईरान की जनता इस इस्लामिक रूल से परेशान है। किसी को यह भी इल्म है कि कितना है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, कितना है वहां पे आपका
इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, ये दुनिया भर के लिए होता है। मैं इसलिए हिंदुस्तान के वामपंथी पत्रकारों और इंटेलेक्चुअल्स को बहुत ही घटिया दृष्टि से मैं देखता हूं कि जब आप इन सारी चीजों की विवेचना करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट इस्लामिक रिजीम, वहां पे मुसलमानों को ही अधिकार नहीं है जी। अगर आप सुन्नी हो, जाके रगल देख लो, तेहरान के अंदर 2 सेकंड में मालूम चल जाएगा भाग क्या हो गया। नहीं, हिंदुस्तान में तो बहुत अच्छी जगह है ना। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते ये इस्लामिक मुल्क से ज्यादा आजादी हिंदुस्तान के मुसलमानों को है। तो ये लड़ाई वहां की जनता के खिलाफ नहीं, वहां सीधे सीधी जो है उस रिजीम को भगाने का है। अब अमेरिका भी आ गया, इजराइल भी आ गया, ये ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट है। तेहरान से लोग भाग गए, तेहरान के ऊपर कब्जा। जस्ट इमेजिन कि इस तरह के किसी भी दूसरे देश पे इस तरह का हमला होता, जनता भागती। लीडर में, सरकार में, वहां की आर्मी पे भरोसा हो जाए तो लोग तो घर से निकल के बाहर खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए। लेकिन इस तरह की तस्वीरें वहां से नहीं आ रही क्योंकि लोग त्रस्त हैं, लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं। ये बहुत ही गुड्डी गुड्डी पिक्चर जो बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में, दैट इज रॉन्ग। आप ये समझिए, पेरिस ऑफ द ईस्ट फैशन का की शुरुआत तेहरान से होती थी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये लोग हॉलीडेज मनाने के लिए तेहरान जाते थे। वहां के क्लब्स में आने के लिए यूरोपियंस का तांता लगा रहता था। ये एक मॉडर्न सोसाइटी बनता जा रहा था, लेकिन नजर लग गई इनको, मौलवी मौलाना और कटमुल्लों की हालत तबाह कर दिया। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई ये सिर्फ इजराइल और ये और वो उस प्रिज्म से देखने की आवश्यकता नहीं है। वहां की जनता उस रिजीम के साथ नहीं है। एक हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड रहा है और ये अभी ईरान में हो रहा है। लोग बगावत कर रहे हैं, किस पे, किसके खिलाफ? ये फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ये कट्टरपंथ के खिलाफ। ये हर जगह इस तरह से आवाज उठेगी, हर जगह यही। समय के साथ अगर देश, कानून, इंस्टीट्यूशन बदलता नहीं है तो परिवार नहीं चल पाता, परिवार टूट जाता है। ये तो पूरा देश, पूरा समाज, सारा सोसाइटी है। तो ये कंट्राडिक्शन न सिर्फ ईरान में दिखेगा, ये ईरान ऑलरेडी इज गॉन। आपने पूछा कितने दिन तक टिकेगा, वो खत्म हो चुका है। आदमी मर गया है, ओनली डेड बॉडी वो दिख रहा है। वरना ये वो ईरान, ये वहां की भूमि जो पूरी दुनिया पे कभी राज करती थी, उसके ऊपर कहर बरसा रहा है इजराइल, जो अभी के ईरान के साइज का मात्र 5% है। जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पिछले 6 दिनों से इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जिससे ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग का असर अब पूरी दुनिया में भी दिखने लगा है। वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने के लिए फाइनल वार्निंग भी दी। खबर आ रही कि इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर बमबारी की। वहीं अमेरिका भी जंग में शामिल हो चुका है, जिससे साफ है कि ईरान की स्थिति दिन पर दिन और नाजुक होती जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।